नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भौगोलिक नाम। राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रीट की मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेवल 1 की या 2 की, दोनों में ही ये चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। क्योंकि राजस्थान का भौगोलिक जो राजस्थान का जो भूगोल है वो हर एक एग्ज़ाम में आता है और यहाँ पर सब कुछ कवर करने की कोशिश की गई है। तो ये तीनों एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं भोराट का पठार या भोराट का पठार। भोराट के नाम से भी जाना जाता है और भोराट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भोराट का पठार जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो भोराट का पठार उदयपुर के कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का जो पठारी भाग है उसको कहते हैं भोराट का पठार। उदयपुर के कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच के पठार को भोराट का पठार। कुंभलगढ़, देख यहाँ पे इस तरीके से इसको याद रख सकते हो, कुंभल में भय आता है और भोराट में भी भय आता है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा दोनों के बीच का जो पठारी भाग है उसको भोराट का पठार कहते हैं। कुंभलगढ़ कुंभ भय से भोराट और गोगुंदा के बीच का पठारी भाग। उसके बाद दूसरा आता है लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार कौन से क्षेत्र को कहते हैं? तो उदयपुर में जयसंबंध से आगे जो कटाफटा पठारी भाग है उसको लसाड़िया का पठार कहते हैं। लसाड़िया का पठार किसको कहते हैं? जयसंबंध से आगे की तरफ, उदयपुर में जयसंबंध से आगे की तरफ जो कटाफटा पठारी भाग है उसे कहते हैं लसाड़िया का पठार। उसके बाद अभी हम यहाँ पे उदयपुर की ही बातें कर रहे हैं। उसके बाद आता है गिरवा। उदयपुर में ही क्या है? गिरवा। उदयपुर में चारों ओर पहाड़ियाँ होने के कारण उदयपुर की आकृति तस्तरी नुमा बेसिन जैसी है, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? गिरवा कहते हैं। यानी कि उदयपुर के चारों तरफ की जो पहाड़ियाँ हैं उनकी आकृतियाँ तस्तरी नुमा है, प्लेट की जिस तरीके की है, इस तरीके का बेसन बनाती है। तो इसी कारण इसका स्थानीय नाम जो है वो गिरवा रखा गया है। यानी कि गिरवा का मतलब हो गया पहाड़ियों से घिरा हुआ तस्तरी नुमा बेसिन। तो उदयपुर के चारों तरफ का जो ये बेसिन है इसको कहते हैं गिरवा। उसके बाद है देशहरो। देशहरो, तो यहाँ पे ये जरगा और रागा पहाड़ियों के बीच का भाग है जो हमेशा हरा भरा रहता है। जरगा और रागा पर्वत के बीच, जागा और रागा जो पहाड़ियाँ हैं उनके बीच का भाग जो सदा हरा भरा रहता है, इसलिए इसको देशहरो कहते हैं। अब ये जरगा पर्वत तो है उदयपुर में और रागा पर्वत है सिरोही में। जरगा रागा देशहरा, जरगा रागा देशहरा, तो देशहरो कहते हैं जरगा और रागा पर्वत के बीच का भाग। उसके बाद है मगरा। मगरा कहते हैं, वैसे तो मोस्टली मगरा कहते हैं पर्वतीय भाग को। तो उदयपुर के उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय भाग मगरा कहलाता है। मगरा यानी कि पर्वतीय भाग, तो उदयपुर का उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय भाग। उसके बाद आता है ऊपरमाल। ऊपरमाल चित्तौड़ में है। तो चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से लेकर के भीलवाड़ा के बिजोलिया तक का पठारी भाग ऊपरमाल कहलाता है। भैंसरोडगढ़ से भीलवाड़ा के बिजोलिया तक। चित्तौड़गढ़, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है, तो चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से और भीलवाड़ा के बिजोलिया के बीच का जो मैदान है, जो पठारी भाग है, वो पठारी भाग क्या कहलाता है? ऊपरमाल कहलाता है। इसके बाद आता है नाकोड़ा पर्वत या छप्पन की पहाड़ियाँ। दोनों एक ही नाम से जानी जाती है, छप्पन की पहाड़ियाँ भी और नाकोड़ा पर्वत भी, दोनों एक ही नाम, मतलब दोनों एक ही पर्वत, एक ही पहाड़ी के नाम है। उसी पहाड़ी को छप्पन की पहाड़ियाँ कहते हैं और उसी पहाड़ी को नाकोड़ा पर्वत कहते हैं। और ये है कहाँ? तो नाकोड़ा पड़ता है बाड़मेर में, आप सब जानते भी हैं। तो बाड़मेर के सिवाना ग्रेनाइट पर्वत क्षेत्र में स्थित बाड़मेर के सिवाना क्षेत्र में या सिवाना ग्रेनाइट पर्वतीय क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियों का समूह नाकोड़ा पर्वत कहलाता है और इन्हें ही छप्पन की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। इसके बाद एक छप्पन की पहाड़ियाँ अलग हैं और ध्यान रखना छप्पन का मैदान अलग है। पहाड़ियाँ तो छप्पन, नाकोड़ा पर्वत को ही छप्पन की पहाड़ियाँ कहते हैं, जबकि छप्पन का जो मैदान है वो, छप्पन की पहाड़ियाँ तो बाड़मेर में थी, बिल्कुल जगह भी अलग अलग हो गई है, ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा। छप्पन का जो मैदान है वो है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच का जो भूभाग है
उसको छप्पन का मैदान कहते हैं। प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के बीच का छप्पन का मैदान है। और ये जो मैदान है ये माही नदी जो है माही नदी इस मैदान को बनाती है। या तो इसका नामकरण इस प्रकार से क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ कुछ जगह मिलता है कि 56 गांवों का समूह है और कुछ जगह मिलता है कि 56 नालों का समूह है। तो दोनों ही चीज़ें देखने को मिलती हैं अलग अलग जगहों पर अलग अलग। तो 56 का मैदान कहाँ पर है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच का जो भूभाग है वो 56 का मैदान कहलाता है। जबकि बाड़मेर में सिवाना क्षेत्र में जो गोलाकार पहाड़ी है उनको 56 की पहाड़ियाँ कहते हैं। दोनों चीज़ अलग अलग हैं, वो बाड़मेर में है और ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में है। 56 पहाड़ियों का समूह नहीं, 56 गाँवों का समूह या 56 नालों का समूह, दोनों ही चीज़ें देखने को मिलती हैं। मतलब कोई कहता है कि 56 गाँवों का समूह है इसलिए इसको 56 का मैदान कहा है, और कोई कहता है 56 नालों का समूह है इसलिए इसको 56 का मैदान कहते हैं। उसके बाद आता है राठ। तो जो राठ क्षेत्र है, ये राठ क्षेत्र है अलवर और भरतपुर का वो हिस्सा जो हरियाणा की सीमा से लगता है। यानी कि जो राजस्थान का जो हिस्सा अलवर और भरतपुर का जो हरियाणा से टच होता है वो हिस्सा राठ कहलाता है। क्या कहलाता है? राठ कहलाता है। उसके बाद मत्स्य प्रदेश। तो मत्स्य प्रदेश में भी अलवर, भरतपुर, जयपुर और दौसा के कुछ भाग, अलवर, भरतपुर और जयपुर दौसा के कुछ भाग मत्स्य प्रदेश में भी शामिल हैं। उसके बाद है कांठल। कांठल किसे कहते हैं? तो कांठल है एक तरीके से किनारा। कांठल माही नदी के किनारे किनारे पर प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल कहलाता है। भाई जो माही नदी के जो किनारे पर जो भूभाग बना हुआ है प्रतापगढ़ का, उसी को ही क्या कहते हैं? कांठल कहते हैं। और माही नदी को क्या कहते हैं? कांठल की गंगा कहते हैं, यानी कि उस कांठल की गंगा कहते हैं। यानी कि माही नदी के जो किनारे हैं, जो किनारे जो प्रतापगढ़ के क्षेत्र में आते हैं जो, तो वो भूभाग कांठल कहलाता है और माही नदी को कहते हैं कांठल की गंगा। उसके बाद आता है भाकर या भाखर। तो पूर्वी सिरोही क्षेत्र में अरावली की तिर्व ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियों का क्षेत्र भाकर या भाखर कहलाता है। यानी कि पूर्वी सिरोही का जो क्षेत्र है, जो अरावली पर्वत श्रृंखला का जो भाग है, जो काफ़ी तिर्व ढाल वाला है और उबड़ खाबड़ है, उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको भाकर या भाखर कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं खेराड़। तो जो खेराड़ है वो भीलवाड़ा व टोंक का वो क्षेत्र है जो बनास बेसिन में स्थित है। भीलवाड़ा व टोंक का वो क्षेत्र जो बनास बेसिन में स्थित है वो खेराड़ कहलाता है। उसके बाद मालानी। तो मालानी जालोर और बालोतरा बाड़मेर के बीच का भाग है। मालानी कहाँ का भाग है? जालोर और बालोतरा के बीच का, यानी कि जालोर और बालोतरा जो कि बाड़मेर में है उनके बीच का भाग है मालानी। उसके बाद है देवल या मेवलिया। देवल या मेवलिया ये किसे कहते हैं? तो डूंगरपुर व बांसवाड़ा के बीच का भाग, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के जो बीच का भाग है उसी भाग को देवल या मेवलिया कहते हैं। इसके बाद है नाली। नाली हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले में जो घग्गर नदी का मैदान है उसको कहते हैं नाली। हनुमानगढ़ और गंगानगर, अब जो नाली है वो घग्गर नदी का क्षेत्र है, इसका मतलब घग्गर नदी कहाँ है? हनुमानगढ़ और गंगानगर। इसके बाद है लिटिल रन। तो राजस्थान में जो कच्छ की खाड़ी का क्षेत्र है, जो भी थोड़ा बहुत, उसी को ही लिटिल रण कहते हैं। राजस्थान में कच्छ की खाड़ी का क्षेत्र लिटिल रण कहलाता है। उसके बाद है माल। दक्षिण पूर्व का जो पठारी क्षेत्र है उस पूरे पठारी क्षेत्र को क्या कहते हैं? माल कहते हैं। उसके बाद माल खेराड़। तो हमने यहाँ पे थोड़ी देर पहले अभी ये माल पढ़ा है और उससे पहले हमने यहाँ पे खेराड़ पढ़ा था। देखिए यहाँ पे ये रहा कि भीलवाड़ा व टोंक का क्षेत्र जो बनास बेसिन में स्थित है। भीलवाड़ा और टोंक का क्षेत्र जो बनास बेसिन में स्थित है। उसके बाद हमने पढ़ा अलग से माल, यानी कि दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र को माल कहते हैं। और यहाँ पे आया है माल खेराड़, यानी कि ऊपर माल व खेराड़, यहाँ से ऊपर माल से माल लिया गया है। ऊपर माल व खेराड़ क्षेत्र संयुक्त रूप से माल खेराड़ कहलाते हैं। उसके बाद आता है पुष्प क्षेत्र। तो पुष्प क्षेत्र आता है डूंगरपुर व बांसवाड़ा का संयुक्त रूप से, डूंगरपुर व बांसवाड़ा का जो संयुक्त रूप से जो क्षेत्र है
वो पुष्प क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद आता है सुजला क्षेत्र। सुजला क्षेत्र सीकर, चूरू व नागौर संयुक्त रूप से सुजला क्षेत्र कहलाते हैं। सीकर, चूरू और नागौर, सीकर, चूरू और नागौर का जो क्षेत्र है संयुक्त रूप से उसको सुजला क्षेत्र कहलाता है वो। इसके बाद है मालवा का क्षेत्र। झालावाड़ व प्रतापगढ़ संयुक्त रूप से मालवा का क्षेत्र कहलाता है। कौन सा है मालवा का क्षेत्र? झालावाड़ व प्रतापगढ़ दोनों का संयुक्त क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है? मालवा का क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद आता है एक मेवल। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच का भाग मेवल कहलाता है। मालवा और मेवल अलग अलग है। मालवा तो झालावाड़ और प्रतापगढ़ का संयुक्त क्षेत्र है, झालावाड़ प्रतापगढ़, जबकि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच का जो भाग है वो मेवल कहलाता है। इसके बाद आता है धरियन। धरियन किसे कहते हैं? तो जैसलमेर, धरियन यानी कि धोरे एक तरीके से। जैसलमेर जिले का बालूका स्तूप युक्त क्षेत्र जहाँ पर संख्या न के बराबर हो, यानी कि बिल्कुल भी जनसंख्या वहाँ पे नहीं हो, तो वो बालूका स्तूप यानी कि बालू मिट्टी का जो क्षेत्र, बालूका स्तूप युक्त जो क्षेत्र है उसको धरियन या धोरे कहते हैं। उसके बाद बात आती है भोमट की, जो कि पहले भी आ चुका है। सबसे पहले आया था भोमट, ये आ गया था यहाँ पे, अब वापस से यहाँ पे आया है भोमट। डूंगरपुर, पूर्व सिरोही व उदयपुर जिले का आदिवासी क्षेत्र, यानी कि यहाँ पे वो पठार था जो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का पठार था, भोमट का पठार। यहाँ पे भोमट क्षेत्र की बात हो रही है, तो भोमट क्षेत्र जो है वो होगा डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही व उदयपुर। ये जो आदिवासी प्रदेश है इसको कहते हैं भोमट। डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही व उदयपुर जिले का आदिवासी क्षेत्र। उसके बाद आती है कुबड़ पट्टी। तो नागौर के जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है, जिससे शरीर विकृत होने की संभावना हो जाती है। यानी कि नागौर का जो क्षेत्र है वहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में फ्लोराइड होती है, और उस वो वाले पानी पीने से शरीर, जो मानव का शरीर होता है उसमें विकृति उत्पन्न हो जाती है, कुबड़ निकल जाती है, तो इसीलिए उस क्षेत्र का नाम कुबड़ पट्टी रखा है। नेक्स्ट है लाठी सीरीज क्षेत्र। लाठी सीरीज क्षेत्र कौन सा है? तो जैसलमेर में पोकरण से मोहनगढ़ तक, पोकरण से लेकर के मोहनगढ़ तक पाकिस्तानी सीमा के सहारे सहारे जो विस्तृत एक भूगर्भीय मीठे पानी की पेटी है, इसी लाठी सीरीज के ऊपर सेवण घास उगाई जाती है। यानी कि सेवण घास भी लाठी सीरीज क्षेत्र में ही काफ़ी अधिक मात्रा में उगती है। तो ये एक मीठे पानी का, भूगर्भिक मीठे पानी की पेटी है, लाठी सीरीज के नाम से जाने जाता है इसको, जो कि जैसलमेर में पोकरण से लेकर के मोहनगढ़ तक, पोकरण से मोहनगढ़ तक राजस्थानी सीमा के सहारे सहारे विस्तृत है ये, और इसी भाग में सेवण घास उगाई जाती है लाठी सीरीज में ही। बागड़ या बांगड़, बागड़ है ये, बंगड़ लिखा गया, बागड़ या बांगर। तो शेखावाटी व मरु प्रदेश के मध्य की जो सकरी पट्टी है उसको बागड़ या बांगर कहते हैं, शेखावाटी व मरु प्रदेश। नेक्स्ट है वागड़। देखना यहाँ पे वांगड़ था, वांगड़, यहाँ था बांगड़, सॉरी बांगड़ था, और यहाँ है वागड़, दोनों में अंतर है। बांगड़ तो कौन सा क्षेत्र हो गया? शेखावाटी का, और वागड़ क्षेत्र जो है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का, यानी कि ये दक्षिण में बिल्कुल जो है राजस्थान के दक्षिण का भूभाग हो गया। डूंगरपुर व बांसवाड़ा तो कहलाता है वागड़, और बांगर वो कहलाता है शेखावाटी व मरु प्रदेश के मध्य की सकरी पेटी। उसके बाद आता है सूरसेन। सूरसेन भरतपुर, धौलपुर व करौली का जो भाग है, धौलपुर, भरतपुर और करौली, सूरसेन कहलाता है। तोरावाटी, शेखावाटी में कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र जो है वो तोरावाटी कहलाता है। शेखावाटी में कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? तोरावाटी कहते हैं। देसरो अभी बताया था, जरगा और रागा पर्वत के बीच की जो पहाड़ी क्षेत्र है वो देसरो कहते हैं, और वो सदैव हरा भरा रहता है।
उसके बाद बात करते हैं हम सालव प्रदेश की, तो अलवर का क्षेत्र सालव प्रदेश कहलाता है। मेरू, अरावली पर्वतीय क्षेत्र जो है वो मेरू कहलाता है। सपालदक्ष, सांभर व उसके आसपास का क्षेत्र जो है वो सपालदक्ष कहलाता है। हाड़ौती, हाड़ौती जो है वो कोटा संभाग को कहते हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा को। शेखावाटी जो है वो चूरू, सिक्कर, झुंझुनू, इन तीनों को मिलाकर के शेखावाटी क्षेत्र बनता है। उसके बाद बात आती है बीहड़, डाग या खादर। बीहड़ या फिर डाग या फिर खादर। चंबल नदी सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण करती है और इन गड्ढों को बीहड़, इन्हीं गड्ढों को बीहड़, डाग या खादर के नाम से पुकारा जाता है। यानी कि चंबल नदी जो है वो सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में से जब बहती है तो बड़े बड़े खड्डों का निर्माण कर देती है ये नदी, और फिर इन्हीं गड्ढों को ही क्या कहते हैं, बीहड़ कहते हैं, डाग कहते हैं या फिर खादर के नाम से पुकारा जाता है। और ये क्षेत्र जो है बीहड़ क्षेत्र, यही डाकुओं की शरण स्थली के नाम से जाना जाता है। डाकुओं की शरण स्थली कौन सी हो गई अब, बीहड़ या डग या खादर। सबसे ज़्यादा जो बीहड़ भाग है वो किस में है, धौलपुर में है। ये सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर तीनों जगहों पर से बहती है, तो वहाँ पर गड्ढों का निर्माण होता है। तो सबसे अधिक बीहड़ जो है वो कहाँ है, धौलपुर में। एक शब्द आता है मेवात, तो ये किसके लिए प्रचलित है, उत्तरी अलवर के लिए मेवात, कुरु। अलवर का कुछ हिस्सा कुरु कहलाता है। सूरसेन, भरतपुर, धौलपुर और करौली। भरतपुर, धौलपुर और करौली। योद्धेय, गंगानगर व हनुमानगढ़। योद्धेय। जांगल प्रदेश किसे कहते हैं, तो बीकानेर तथा उत्तरी जोधपुर, इनको जांगल प्रदेश कहते हैं, बीकानेर और उत्तरी जोधपुर। अब जांगल प्रदेश को भी दो नामों से जाना गया, कुरु जांगला और भाद्रे जांगला। इसके अलावा मारूवाड़ या मारवाड़, मारूवाड़ या मारवाड़। तो मारवाड़ जो क्षेत्र है वो कौन सा है, जोधपुर रियासत जो थी, जोधपुर रियासत में अब शामिल क्या क्या है यहाँ पे, जोधपुर, जालोर, पाली, बाड़मेर, नागौर एवं जैसलमेर। जैसलमेर में केवल पोखरण क्षेत्र। तो ये सब मिलाकर के क्या कहलाता है, मारवाड़ कहलाता है। या यूँ याद कर लीजिएगा इसको कि भाई जोधपुर रियासत का जो भाग है वो कंप्लीट क्या है, मारवाड़ कहलाता है। जिसमें क्या क्या शामिल है जोधपुर रियासत में, जोधपुर, जालोर, पाली, बाड़मेर, नागौर और जैसलमेर का पोखरण क्षेत्र। उसके बाद मालानी, तो मालानी जो है बाड़मेर में ही है। तो मालानी बालोतरा, बाड़मेर एवं निकटवर्ती क्षेत्र जो है, बाड़मेर, बालोतरा, बाड़मेर के जो निकटवर्ती क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं, मालानी कहते हैं। उसके बाद बात आती है थली, तो मरुभूमि, रेगिस्तान, रेगिस्तानी क्षेत्र थली, यानी कि जो एक तरीके से जैसलमेर का जो हिस्सा है वो मरुभूमि रेगिस्तानी क्षेत्र। उसके बाद है गुजराता, गुजरात्रा है, गुजरात्रा, जोधपुर का दक्षिण भाग या यूं कहें कि मंडोर क्षेत्र। गुजरातरा तो क्या बताया, जोधपुर का दक्षिणी भाग या मंडोर क्षेत्र। ढूंढाड़ क्या है, जयपुर के आसपास का क्षेत्र कहलाता है ढूंढाड़। उसके बाद माल या वल्ल, जैसलमेर का क्षेत्र। कोठी कहते हैं धौलपुर को, और सुनहरी कोठी जो है वो टोंक। अरावली को कहते हैं आड़वाल। चंद्रावती, सिरोही व आबू का क्षेत्र। सीवी, मेदपाट या प्रागवाट, उदयपुर व चित्तौड़गढ़, ये है मेवाड़ रियासत। गोडवाड़, गोडवाड़, गोडवाड़ कहते हैं बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली जिले का दक्षिणी क्षेत्र। इसके बाद आती हैं पहाड़ियाँ कुछ। देखिए यहाँ पर ये कुछ 4-5 ही लिख पाई हूँ मैं, यानी कि प्राचीन समय में ये जो ज़िले वगैरह थे इनके अलग अलग नाम से इनको जाना जाता था। तो इसकी मैं एक कंप्लीट वीडियो दूँगी,
हो सकता है कल ही इसकी वीडियो आ जाए। तो उसके लिए जिसमें अलग अलग जगह और उनका प्राचीन नाम, तो एक छोटी सी वीडियो बनेगी। जितने भी होंगे उन सबको एक वीडियो में कवर कर लेंगे। यहाँ पर हम पढ़ते हैं पहाड़ियाँ, कुछ इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ जो कहाँ कहाँ पर स्थित हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले मालखेत की पहाड़ी सीकर, हर्ष पर्वत सीकर, लेकिन हर्षनाथ की पहाड़ियाँ अलवर। यहाँ पर भी कंफ्यूजिंग है और परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो एग्जामिनर होता है वो यही सोचता है कि कैसे करके बच्चे को फंसाया जाए, तो वो फंसाने के लिए इसी प्रकार के प्रश्न देने की कोशिश करेगा कि हर्ष पर्वत कहाँ है। हर्ष पर्वत तो है सीकर में, जबकि हर्षनाथ की पहाड़ियाँ अलवर में। बीजासन पर्वत भीलवाड़ा में, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। चिड़िया टूक की पहाड़ी मेहरानगढ़ जोधपुर। जो मेहरानगढ़ दुर्ग जो है, जोधपुर का जो किला है, वो इसी पहाड़ी पर स्थित है, चिड़िया टूक की पहाड़ी पर। तो इसका नाम है क्या, ये वैसे भी बता दिया है, मेहरानगढ़ में है यानी कि जोधपुर। उसके बाद है बीठली या बीठड़ी। बीठली या बीठड़ी ये अजमेर में है। और तारागढ़ दुर्ग जो है वो इसी पहाड़ी पर बना हुआ है। जोधपुर में चिड़िया टूक की पहाड़ी और जोधपुर का जो किला है मेहरानगढ़, वो इसी पहाड़ी पर बना हुआ है। इसी प्रकार से बीठली या बीठड़ी जो है अजमेर में स्थित है और तारागढ़ किला इसी पहाड़ी पर स्थित है। तो यहाँ पर भी देखिए प्रश्न पहले आते थे कि भाई ये किला कौन से जिले में स्थित है, लेकिन आजकल प्रश्नों का स्टैंडर्ड थोड़ा अलग कर दिया गया है। तो प्रश्न इस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि भाई कौन सा किला कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, या फिर ये जो पहाड़ी है ये कहाँ पर स्थित है। तो यदि आपको ये पता है कि जो अजमेर का किला है तारागढ़ किला, वो अगर बीठली पहाड़ी पर स्थित है और डायरेक्ट ये पूछ लिया कि भाई बीठली पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो बता सकते हैं कि भाई बीठली पहाड़ी पर तो तारागढ़ दुर्ग है और तारागढ़ दुर्ग जो है वो अजमेर का है, तो अजमेर में स्थित है। यानी कि इसको एक दूसरे से कोरिलेट करके हम उसको याद रख सकते हैं। उसके बाद त्रिकुट पर्वत। त्रिकुट पर्वत जैसलमेर में है और जो सोनारगढ़ का जो किला है वो त्रिकुट पर्वत पर ही स्थित है, जैसलमेर का सोनारगढ़ का किला। उसके बाद सुंदा पर्वत, ये सुंदा पर्वत भीनमाल में है, सॉरी भीनमाल जालोर में, हाँ। और इसी पर्वत पर सुंडा माता का मंदिर भी स्थित है, जहाँ पर राजस्थान का पहला रोपवे लगाया गया था। ये वही सुंडा पर्वत है जिस पर सुंडा माता का मंदिर स्थित है। और जालोर भीनमाल का ये जो है पहला, राजस्थान का पहला रोपवे यहाँ पे लगाया गया था। इसके बाद जो दूसरा रोपवे था वो उदयपुर में लगाया गया। उसके बाद आती है मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ। ये जो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं ये है कोटा और झालावाड़ के बीच में। तो ये हमने कुछ पहाड़ियों के नाम लिए। इसके अलावा है पठार। तो पठारों में पहले तो उस पठार का नाम दिया हुआ है, फिर वो कहाँ पर स्थित दिया हुआ है, और फिर उसकी ऊंचाई है जो वो किस प्रकार से है वो दी हुई है। तो तीनों चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम उड़िया का पठार। तो उड़िया का जो पठार है वो कहाँ स्थित है, सिरोही में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 1360 मीटर और ये राजस्थान में सबसे ऊंचा पठार है। ऊंचाई के आधार पर इसमें राजस्थान का स्थान सबसे राजस्थान का जो स्थान है वो पहला है, मतलब उड़िया के पठार का जो स्थान है राजस्थान में वो पहला है। यानी कि उड़िया के पठार की जो ऊंचाई है वो 1360 मीटर है, सिरोही में ये स्थित है। दूसरा है आबू का पठार जो कि 1200 मीटर है, 1360, पहला वाला 1360 था, तो दूसरे नंबर पे आएगा ये ऊंचाई के आधार पर। राजस्थान में दूसरा सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई 1200 मीटर है और ये भी कहाँ स्थित है, माउंट आबू आप जानते हैं सिरोही में स्थित है। उसके बाद आता है भूराट का पठार। भूराट का पठार जो गोगुंदा और कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच था। तो ये जो पठार है ये उदयपुर में स्थित है और ये राजस्थान में तीसरे स्थान पर है। उसके बाद है मैसा का पठार जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वो इसी पठार पर बना हुआ है, मेसा के पठार पर। इस तरीके के काफ़ी सारे प्रश्न आपसे कम्युनिटी पोस्ट करके मैं पूछती हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उनके आंसर दे करके अपनी नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करें। तो वहाँ पर भी मैंने पूछा था कि चित्तौड़गढ़ का किला निम्न में से किस पठार पर स्थित है, तो मेसा के पठार पर स्थित है
और ये राजस्थान का चौथा सबसे ऊंचा पठार है। आगे लिखा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग मैसा के पठार पर ही स्थित है। मैसा के पठार पर स्थित है, ये पहाड़ी पर स्थित नहीं है। ठीक है, ये याद रखना है। और इसी के साथ ये यहाँ पर टॉपिक हो गया हमारा ख़त्म। यहाँ पे हमने भौगोलिक नामों के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में आपको अलग अलग जगह के, ये तो जो पहाड़ी या यानी कि भौतिक शब्दावली थी एक तरीके से, ये कि किस प्रकार के उसको क्या बोलते हैं। और साथ साथ जब हम आगे एक तो इसके बाद अब एक वीडियो जो आएगी वो अलग अलग जगहों के अलग अलग जो प्राचीन नाम हैं उनकी आएगी। और उसके बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की। तो उन भौतिक प्रदेशों के आधार पर जो भी शब्दावली होंगी वो उन्हीं के साथ आपको करवा दी जाएंगी। तो अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप थर्ड ग्रेड की फर्स्ट लेवल या सेकंड लेवल मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इन वीडियो को देख सकते हैं। और आगे भी आपको इसी प्रकार की वीडियो जो है निःशुल्क मिलती रहेंगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।